हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो आप लोगों की डिमांड पे कि 30 मिनट्स में रीजनिंग को कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने 30 मिनट्स में कैसे मैं मैनेज करती थी, 50 क्वेश्चंस को कैसे देखना है और 50 क्वेश्चंस में से किस स्ट्रेटेजी के साथ आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको मतलब ट्राई भी कर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो 50 के 50 क्वेश्चन 30 मिनट से पहले आपको सारे के सारे आप इजीली देख पाओ और सारे के सारे अटेम्प्ट कर पाओ। तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से फॉलो किया था, मैं किस तरीके से चलती थी रीजनिंग में। आई होप कि आपको काफी हेल्प रहे और आप गाइड हो पाओ और आप ये चीज इम्प्लीमेंट कर पाओ और बेटर परफॉर्म कर पाओ उसके लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं अपनी हर एक रीजनिंग की और मैथ्स की वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ना सबसे ज्यादा सेक्शनल टेस्ट वगैरह दो। अभी भी जैसे कि 4-5 दिन है, तो आपको क्या करना है ना कि आप डेली, ज्यादा नहीं तो आप 2 तो दे ही सकते हो, 2 आप मैथ्स के दो और 2 रीजनिंग के आप सेक्शनल टेस्ट दो या अपने क्विज दो, ठीक है? क्योंकि अगर आप 2 से भी देखो कि एक दिन में आप 2 मैथ्स के लगाते हो और 2 रीजनिंग के लगाते हो तो 4 हो गए। तो अगर आप 4 दिन भी लगाओगे ना, तो आप देख रहे हो कि आप इतने लगा पाओगे ना कि एक पता क्या होगा, एक तो आपकी स्पीड में भी इम्प्रूवमेंट होगा 4 दिन में भी। क्योंकि जब हम थोड़े क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो हम बहुत मतलब फ्रेश माइंड होते हैं। तो उसमें ना हमारी अप्रोच भी मतलब हमारा बेटर होता है कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। सबसे बेटर क्या होता है, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है सेक्शनल टेस्ट लगाने की, कि हमें 2 चीज़ों का पता चलता है। सबसे पहले ये कि कौन से टाइप के क्वेश्चन हमारे लिए डिफिकल्ट है, इट मीन्स कौन सा चैप्टर हमारे लिए डिफिकल्ट है। जैसे कि देखो, फॉर एग्जांपल मेरे लिए ना जैसे फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन है, वो बहुत सारे कैंडिडेट्स नॉर्मली कर लेते हैं। बट मेरे लिए क्या होता है कि हमेशा फिगर काउंटिंग वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो डिफिकल्ट रहा है, पता नहीं क्यों, कि मतलब मेरे से नहीं होता। तो वो इंडिविजुअल मैटर करती हैं चीजें कि आपके लिए कौन सा चैप्टर वो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और कौन सा इजी है, ठीक है? तो एक चीज आपको ये पता चलेगी कि चैप्टर आपके लिए कौन सा डिफिकल्ट है, दूसरे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर देना है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में स्किप कर देना है, उनपे मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने कैसे अपना रीजनिंग का अटेम्प्ट रखा था सीपीओ में, मॉक में भी, और उसी टाइप से मैंने एग्जाम के टाइम कैसे मैनेज किया था, ताकि आप लोग वो इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो सबसे पहले क्या होता था कि जब मैं 50 क्वेश्चन क्या होता था कि मैं ना वन गो जाती थी, इट मीन्स फर्स्ट से लेके 50 क्वेश्चन तक मैं नॉन स्टॉप जाती थी। तो उसमें मतलब करना कैसे होता है कि मैम, आप सोच रहे होंगे कि 30 मिनट्स में आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक जाना है रीजनिंग में, आपको बिना अटके। क्योंकि देखो, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का ही है, कोई भी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इक्वल प्रायोरिटी के साथ हम चल रहे हैं। तो आप जब जाओगे ना फर्स्ट से लेके 50 तक, तो देखो जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो तो आप इजीली कर ही लोगे। तो इसीलिए ना इजी क्वेश्चंस पे क्या करना है कि बहुत मतलब केयरफुल होके चलना है, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करेगी। तो एक्यूरेट तो रहना ही है आपको। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन तो देखो निकल ही जाते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको ना एक अटेम्प्ट तो देना ही है, 50 के 50 क्वेश्चंस में आपको एक अटेम्प्ट देना है, एक्सेप्ट उन क्वेश्चंस को जिनको हम स्किप कर रहे हैं, जैसे कुछ डिफिकल्ट हो गए, कुछ न्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप हम देखते हैं ना कि मैथ्स में भी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं, एक दो क्वेश्चन वो एकदम न्यू से हो जाते हैं, मतलब हमारे लिए हमने देखे ही नहीं होते उस टाइप का कुछ। तो उसी तरीके से रीजनिंग में भी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कुछ बहुत लेंथी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कुछ एकदम से न्यू हम पढ़ते हैं ना, तो हमें मतलब समझ नहीं आता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते, तो उसको उस टाइम क्या करना है? तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट से लेके 50 तक जाना है। तो आपको सारे क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाना है, जो निकलते हुए गए उनको सबमिट करते हुए जाना है। और ये चीज़ भी चेक कर लेना, कभी-कभी क्या होता है कि जब हम सबमिट कर रहे होते हैं ना, तो हम किसी-किसी माउस में प्रॉब्लम होती है तो डबल क्लिक हो जाता है। उसके लिए मैं ना एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको कौन-कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो मैं 8 तारीख को आपको 8 को मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगी, ताकि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऐसी मिस्टेक्स ना हो आपसे, ठीक है? तो बैक टू द पॉइंट, सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चन सबमिट करने हैं, जो फर्स्ट गो में आपके सबमिट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो ईज़ी क्वेश्चन्स हैं, वो आप कर लोगे। जैसे कि
वाटर इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमारा रिफ्लेक्शन वाला जो क्वेश्चन होता है वो, सॉरी, मिरर इमेज वाला जो क्वेश्चन होता है, और वाटर इमेज वाला जो क्वेश्चन होता है, फिगर एम्बेडेड वाले क्वेश्चन होते हैं, डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं, और मतलब जितने भी ये इजी वाले टॉपिक होते हैं ना, वेन डायग्राम होता है, आपको भी पता है कि हमें सिंपल बस लिखा होता है लाइक बॉयज, मैंस और प्रोफेसर, तो हमें वेन डायग्राम बताना होता है। तो उसमें वेन डायग्राम, स्लोलिज्म वाला जो होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जितने भी इजी वाले होते हैं ना, जैसे मिसलेनियस के परसेंटेज वाले जो मैथ्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, मैथ्स के आप हम देखते हैं ना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन होता है कि हमें दिया हुआ है कि राम के 40 मार्क्स हैं, तो हमें परसेंटेज पूछा होता है कि इनका कितना परसेंटेज बना आउट ऑफ 500 मार्क्स अगर हैं तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी क्वेश्चन ना, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है उन क्वेश्चंस में। तो जब आप देखोगे कि जब आप 50 क्वेश्चन हम करते हैं ना, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अप्रॉक्स 35 क्वेश्चन मेरे सबमिट होते थे। मिनिमम मेरे ये होता था कि जो मेरा फर्स्ट गो जाता था ना, जब मैं 50 क्वेश्चन तक करती थी, तो मैं 18 या 19 मिनट में, मेरे मतलब 18 या 19 मिनट में मैं 50 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर चुकी होती थी, जिसमें से मेरे अप्रॉक्स 35-36 क्वेश्चन मैं सबमिट कर चुकी होती थी। तो वो कौन से क्वेश्चन होते थे? वो यही सारे क्वेश्चन होते थे मेनली, जो मैं बोल रही हूँ आपको, जो ईज़ी वाले क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि उनमें पता है आपको, बिल्कुल 1 सेकंड, मतलब 2 सेकंड, 3 सेकंड से ज़्यादा हमारा मतलब लगता ही नहीं। हम क्वेश्चन देखते हैं, फिगर एम्बेडेड हम देख रहे होते हैं, तो हम 4 ऑप्शन में से, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ आपको रीज़निंग में। कभी-कभी ना रीज़निंग में ऐसा होता है कि जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, आप उनको एलिमिनेट करना सीखो। जैसे कि हमें पता चलता है कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। उस तरीके से हम जब एलिमिनेट करते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये वाला होगा। जैसे कि क्लासिफिकेशन वाले में होता है, एनालॉजी वाले में होता है, आपने देखा है कि उस वाले में हम 4 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं ईज़िली, क्योंकि उसमें सिमिलैरिटी टाइप से होता है, जो कंबाइन होती है। चीज़ें जो होती हैं वो सिमिलर टाइप हमें देखनी होती है। तो उसमें से क्या होता है, हम इज़िली 3 जो कोई आंसर होते हैं ना हमारे ऑप्शन, उनको हम नॉर्मली एलिमिनेट कर पाते हैं। तो ये चीज़ें भी आप करने देखो कि कभी-कभी जैसे ना आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन-सा है, तो आप एलिमिनेशन पे जाओ। एलिमिनेशन मेथड भी अच्छा होता है, रीज़निंग में काम आता है, इवन मैथ्स में भी वो अच्छे से वर्क करता है। जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो ठीक है। तो 2 चीज़ें, फर्स्ट आपको फर्स्ट गो में जाना है, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन पे बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तभी की तभी फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको स्किप कर दो, ठीक है? सेकंड क्या करना है कि एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए चलना है। ऐसा नहीं होना है कि आप ना जल्दी-जल्दी में क्वेश्चन गलत कर दो, नहीं। अगर कोई क्वेश्चन ईज़ी भी है तो आप याद रखना वो भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? तीसरा आपको क्या करना है कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन को स्किप करना है। तो उसमें देखो कैसे करना है। आप जब कोई भी, आपने जैसे अभी तक मॉक टेस्ट दिए होंगे, मैं बोलती हूँ कि आपने सिर्फ 4 मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आपको मॉक टेस्ट देते टाइम आपको पता चला होगा कि आपका कौन-सा चैप्टर डिफिकल्ट है। तो जब आप वो क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको पता चला कि ये आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो अगर 1 सेकंड पे आपको लग रहा है ना कि आप वो क्वेश्चन नहीं होगा, तो उसको तभी स्किप कर दो, क्योंकि अगर आप वो करोगे भी ना, तो ऑटोमैटिकली हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है, जिस चैप्टर हमारे वीक होते हैं ना, हम जिस भी चैप्टर में, तो उसमें क्या होता है कि हम टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसलिए उनको स्किप करना है। सेकंड, हमें न्यू क्वेश्चंस को स्किप करना है। अगर कोई न्यू क्वेश्चन है ना, या फिर कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन है, जैसे कि कभी-कभी ब्लड रिलेशन होता है, डायरेक्शन होता है, तो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि किसी-किसी शिफ्ट में ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन होगा ना, उसका बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं। या डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो उसका बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं। तो उनको उस टाइम स्किप कर दो। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है ना, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, न्यू लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है, तो उनको स्किप कर दो। तो ये देखो, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले कि पूरा 1 से लेके 50 तक जाना है। सेकंड, आपको मतलब स्किप करना है डिफिकल्ट क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। ठीक है? और थर्ड मैंने आपको जो अभी बताया, तो ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हो गई कि आपको ये सारी चीज़ें लेके चलना है। अब फोर्थ आपको ना क्या करना है, फोर्थ आपको देखो, ये जो हमारी सीरीज वाले जो कोडिंग डिकोडिंग में आपने देखा है ना कि हमारे अल्फाबेट ज्यादा आते हैं, आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग में वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आपने देखे, उसमें हम टाइम ज्यादा ले लेते हैं। तो आपको ना कुछ मतलब ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर आप सारे अल्फाबेट के नंबर याद भी नहीं करते हो, तो आप एटलीस्ट, आपको ऐसे याद होना चाहिए कि जैसे डी है तो वो 4 है, जैसे कि एल है तो 12th नंबर पे आता है एल। इस तरीके से आपको सीक्वेंस में पता हो, समझ रहे हो आप? कि पी है तो वो 16 पर आ रहा है, एल है तो वो आपका 12th पे आ रहा है, एम है तो वो 13 पे आ रहा है, एन है वो 14 पे आ रहा है। तो इस तरीके से जब हम कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन करते हैं ना, जब हमें न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्ट हमें पता होती है ना, जैसे कि देखो ऐसा नहीं है
कि मैंने याद की। मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करते-करते जब मैंने सेक्शनल टेस्ट वगैरह देते-देते वो नॉर्मली ना जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करते हो ना वो आपको खुद ही से मतलब थोड़ा आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होता है कि हाँ, ये पी है तो ये 16 नंबर पे है, ये एल है तो ये 12th नंबर पे है। तो जो ये डिकोडिंग और कोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकली जब आपको वैल्यू पता होती है तो इजीली आपको पता चलता है कि ये कितना इंक्रीमेंट हुआ या कितना डिक्रीमेंट हो रहा है। मतलब इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और किस सीक्वेंस में हो रहा है कि 4 बढ़ रहा है या 5 बढ़ रहा है, इस तरीके से आपको पता चलते हैं। तो ये चीजें थोड़ा देख लो। कभी-कभी जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें स्क्वायर और क्यूब वैल्यू भी बहुत बार आ जाती है। आपने देखा है सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, वो स्क्वायर्स में बढ़ रहे होते हैं, जैसे स्क्वायर होके 2-2 बढ़ रहा है या क्यूब होके 2-2 3-3 या बढ़ रहा है या 1 नंबर कम हो रहा है। तो स्क्वायर और क्यूब भी इंपॉर्टेंट है, उनसे सीरीज और मिसिंग नंबर में वो काफी मतलब हेल्पफुल रहता है। तो अगर आपको थोड़ा याद है तो आप वो रिवाइज कर लेना, स्क्वायर वगैरह याद कर लेना, क्यूब्स वगैरह रिवाइज कर लेना, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आप एक चीज याद रखना जिसमें सबसे ज्यादा ना जो कैंडिडेट है वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना और जो हमारे सीरीज के साथ साथ जो मिसिंग नंबर होता है उसमें ना क्वेश्चन देख के तो क्योंकि वो ऐसे वन लाइनर से क्वेश्चन दिखते हैं, मिसिंग नंबर में भी हमें पता होता है किस तरीके से वो छोटा सा दिख रहा होता है क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं ना तो हमें लगता है कि नहीं हम ये कर लेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन पे ना टाइम वेस्ट तो ना बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैथ्स में और रीजनिंग में ये बहुत होता है कैंडिडेट्स के साथ। वो किसी क्वेश्चन पर जैसे कि क्वेश्चन जैसे कोई ना किसी का चैप्टर है ब्लड रिलेशन, वो उनका बहुत अच्छा है, जब वो मॉक टेस्ट देते थे तो वो बहुत इजीली कर पाते थे, या फिर किसी का मिसिंग नंबर भी वो बहुत अच्छे से कर पाते थे। बट जब एग्जाम होता है ना उस टाइम हमारे इतना प्रेशर होता है, हम इतना प्रेशर ले रहे होते हैं कि कभी कभी ना हमारे माइंड में मतलब हमारा माइंड स्ट्राइक ही नहीं कर पाता कि अच्छा इस सीक्वेंस में ये चल रहा है। तो अगर ऐसी चीजें होती है ना तो आपको टाइम खराब नहीं करना है, उनको स्किप कर देना है क्वेश्चंस को। तो देखो मेरा ये होता था, मैंने आपको बताया 18-19 मिनट में जब मैं क्वेश्चन करती थी तो मेरे 35 अप्रॉक्स क्वेश्चन 36 मेरे सबमिट हो चुके होते थे। फिर मेरे पास जो 10-12 मिनट बचते थे उसमें मैं फिर से क्वेश्चन देखती थी, ठीक है। मैं उसमें फिर से कौन से क्वेश्चन देखती थी, यही वाले जो जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन लेंथी था तो मैंने वो क्वेश्चन देखा, या वो क्वेश्चन जो मेरे फेमिलियर थे मैं उनको देखती थी। सबसे लास्ट में मैं न्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी। पहले मैं उनको करती थी, जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट तो दिया ही था तो मुझे पता है वो सॉल्व हो सकता था, पता नहीं उसमें क्या मिस्टेक हुई। तो पहले उन क्वेश्चंस को करना है जिनमें मतलब हमें पता था कि ये हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि हमें पता है कि हम सॉल्व कर लेंगे तो उसमें 2-2 3-3 बार अटेम्प्ट कर रहे हो, नहीं। आपने फिर से अटेम्प्ट किया और आपको नहीं निकला ना तो इट मीन समझ लो कि उस ये भी हो सकता है कि उस क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर हो, ठीक है। मतलब उस क्वेश्चन में एरर हो, क्योंकि आपको पता है एसएससी का ट्रेंड है वो क्वेश्चन गलत डाल देते हैं, ठीक है। वो तो मेंस में भी क्वेश्चन गलत डाल देते हैं। तो ये चीज भी याद रखना, बहुत बार मैथ्स में भी और प्लस रीजनिंग में भी जो क्वेश्चन होता है वो गलत डाल देते हैं। मतलब या तो चारों ऑप्शन गलत होते हैं या कभी कभी क्वेश्चन गलत होता है और ऑप्शन मतलब मैच ही नहीं हो रहे थे, इस तरीके से चलता है उनका। तो वो चीज याद रखना, ठीक है। सेकंड आपको कौन सी चीज याद रखनी है, फर्स्ट आपको मतलब ये याद रखनी है कि नहीं निकल रहा है तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो। किसी भी क्वेश्चन पे ना ऐसे मतलब ईगो नहीं लेना, नहीं ये तो मुझे आता ही है, ये तो मैं करूंगा ही, और इसमें ऐसे बेवकूफी नहीं करनी है, ठीक है। उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो ओवरऑल पता है क्या होता है कि रीजनिंग में ना यही चीजें मैटर करती हैं कि आप ना स्मार्टली अच्छे से 50 क्वेश्चंस को कवर करो, कि 50 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओ। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो इजी क्वेश्चन है ना, आपको भी पता है जो रीजनिंग का सिलेबस है वो इतना मतलब बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। उसमें से जो हाफ हाफ से भी ज्यादा मतलब अप्रोक्स 70% जो क्वेश्चंस है ना वो इजी रहते हैं। जो 30% क्वेश्चन बचते हैं ना 50 में से, वही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो अगर ना आप बिगनर भी हो तो आप 70% क्वेश्चन पे एक्यूरेसी मेंटेन करके चलो ना, तो आपको इतना डर क्यों लग रहा होता है कि मैम 50 क्वेश्चन में से हम कैसे करें। अरे 70 क्वेश्चन जो है वो इजी ही है। अगर आप बिगनर भी हो तो 70 क्वेश्चन करो, 70 क्वेश्चन पे एक्यूरेसी मेंटेन करो कि वो इतने करेक्ट ही होने हैं आपके। आप देख रहे हो 35 क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर 50 का आप 70% अगर मैं बात करती हूँ निकालने का, तो इट मीन 35 क्वेश्चन आपके एक्यूरेसी के साथ करेक्ट होने चाहिए। अगर आप बिगनर भी हो तो उसके बाद 5-6 क्वेश्चन तो आप करोगे ही ना। 5-6 क्वेश्चन जो मिसिंग नंबर होंगे और जो हमारे क्लासिफिकेशन वगैरह के होते हैं और मतलब सीरीज वाले जो होते हैं वो क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, ठीक है।
तो यही आपको सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ बात की, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, इनको इम्प्लीमेंट करना है कि स्किप करना है, न्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है फालतू में, ठीक है? और एलिमिनेशन मेथड पे जाना है कि अगर आपको एकदम क्वेश्चन न्यू है तो चारों क्वेश्चन में से एलिमिनेट करना सीखो। और अभी भी मैं फिर से बोलूँगी कि अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है तो सेक्शनल टेस्ट ना 4 दिन है ना, 4 दिन में 2-2 तो देके जाओ। डेली 2-2, 2 मैथ्स के दो, 2 रीजनिंग के दो। आप खुद देखना कि आपके लिए कितने हेल्पफुल रहेंगे वो। कम से कम इतना तो आपको पता चल जाएगा ना कि आपके लिए कौन-सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कि कौन से क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है, कि आपको पता है ये चैप्टर मेरा वीक है, मुझसे नहीं हो रहे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, कि मेरे से ब्लड रिलेशन नहीं हो रहा है, तो आपको पता चलेगा तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करोगे। और देखो मुझे आप कमेंट करके पूछ रहे होते हो कि मैम आप वेन डायग्राम में ये ब्लड रिलेशन में कैसे जा रहे होते हो? तो मैंने अपने रीजनिंग वाली वीडियो है, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लड रिलेशन में मैं ऐसे सीक्वेंस वाइज चलती हूँ, मतलब मैं ऐसे लेयर्स में चलती हूँ, जैसे कि जैसे मैंने स्टेट